ही उसकी पावर्स की सारी लिमिट्स टूट जाती हैं। और जब ओगर्स ये सारा कुछ देखते हैं तो वो यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। और ये सारी पावर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि काई भी बेहोश हो जाता है। और अब थोड़ी ही देर के बाद काई को होश आ जाता है और वो ये कहता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं है। और काई इन सारे पोरक से पता करता है कि आखिरकार उसे हुआ क्या था। और पोरक उसे बताता है कि जब तुमने वो गॉड स्टोन पिया तो यहाँ पर अचानक से एक काफी तेज तूफान आया और मेरे ख्याल से ये लैंड गॉड की शक्तियाँ थी। और काई ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि एक लैंड गॉड की ताकत ऐसी हो सकती है। लेकिन वो इन सारी बातों को भुलाकर पास ही में एक नदी के पास जाकर अपने हाथ मुंह को धोता है और साथ ही में पोरक से ये पता करता है कि जब मैं उस ओगर से फाइट कर रहा था, क्या तुम्हें फाइट के बीच में कुछ अजीब सा लगा, जैसे कि कोई हमें देख रहा हो? अरे हाँ, मुझे ऐसा कुछ लगा तो था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो कोई दुश्मन नहीं था। और अब काई यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो जाने से पहले इन सभी को अलविदा भी करता है। और साथ ही में वो एल्सा के बनाए हुए राइस बॉल्स को भी खा लेता है, जिससे उसकी पेट पूजा हो जाती है। और जैसी काई वहाँ पहुँचता है तो मानसो उसे बताता है कि जोशी की तबीयत काफी खराब है। और जब काई उसे जाकर देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि जोशी के पैर पर एक अजीब सा निशान है, जिसको देखकर वो पैनिक हो जाता है। लेकिन तभी नादा भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि शायद से मैं इस निशान के बारे में जानता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो काई से ये पता करता है कि तुम जिन ओगर्स का पीछा कर रहे थे उनका क्या हुआ। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, तुम बस जोशी के ऊपर ध्यान दो। लेकिन नादा अपनी बात पर जोर डालते हुए ये कहता है कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। और अब काई उससे झूठ बोलते हुए उसे ये बताता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो किसी ने पहले से ही उन सारे ओगर्स को जान से मार दिया था। और फिर नाडा भी इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए ये कहता है कि चलो इन सारी बातों को छोड़ते हैं और पहले जोशी को लेकर दोबारा से लैग विलेज में चलते हैं ताकि इनका सही से इलाज हो सके। और जब ये सारे वापस जा रहे होते हैं तो नाडा ये नोटिस करता है कि काई के कपड़ों पर ओगर का ब्लड लगा हुआ होता है। और वो ये सोचता है कि इसने तो मुझसे मना किया था कि इसके पहुंचने से पहले वहाँ पर सारे के सारे ओगर्स मर गए थे। और अब ये सारे लैग विलेज में आ जाते हैं। लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि इस विलेज की हालत काफी खराब है। और फिर काई जल्दी से भागकर बास्को के पास जाता है और उससे ये पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। और बास्को उसे ये बताता है कि हमारे इस गांव पर डेमी ह्यूमंस ने अटैक कर दिया था, लेकिन हमारे चीफ काफी स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने ये सारा कुछ संभाल लिया। लेकिन वो इस गांव को बर्बाद होने से बचा नहीं पाए। और फिर काई भागते हुए टाउन हॉल में आ जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग इंजर्ड होते हैं। और वो जोर से एल्सा का नाम पुकारता है और ये सोचता है कि शायद से एल्सा इसमें जिंदा बच गई होगी। और अब वो चलते चलते एल्सा के पास आ जाता है और उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। और एल्सा भी इसे देखकर काफी खुश होती है कि काई अभी तक जिंदा है। यहाँ पर चीफ अपने दोनों बच्चों को देख रहे होते हैं जिनकी हालत काफी खराब होती है और इन दोनों के पैरों पर ही सेम निशान होते हैं। मेरे दोनों बच्चों के पैरों पर एक जैसे निशान है और ये निशान क्यों है मैं इसके बारे में जानता हूँ। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स इन डेमी ह्यूमंस के ऊपर निगरानी रख रहे होते हैं और वो ये देखते हैं कि ये डेमी ह्यूमंस पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा हो चुके हैं। और इस तरफ हम काई को देखते हैं जो कि एल्सा से बातें कर रहा होता है और एल्सा उसे बताती है कि जब उनके गाँव के ऊपर अटैक हुआ तो वो अपनी मॉम को लेकर टाउन हॉल में आ गई और इसीलिए वो दोनों जिंदा बच पाए। काई उसके बनाए हुए राइस बॉल्स की तारीफें करता है कि तुमने जो राइस बॉल्स बनाए थे वो काफी अच्छे थे। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता तभी मानसो यहाँ पर आ जाता है। चलो तुम्हें चीफ ने बुलाया है। और यहाँ पर काई चीफ को बताता है कि सारे के सारे ओगर्स खत्म हो चुके हैं। और चीफ को ये सुनकर काफी राहत मिलती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि सारे के सारे ओगर्स तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये डेमी ह्यूमंस अब भी हमारा सर दर्द बने हुए हैं। और फिर काई चीफ से ये पूछता है कि इन दोनों को क्या हुआ और चीफ ये बताते हैं कि डेमी ह्यूमंस ने इन दोनों के लैंड गॉड्स को श्राप दे दिया है, जिससे इन दोनों की हालत ऐसी हो चुकी है। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि वो डेमी ह्यूमंस दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। और नाडा ये बताता है कि अगर इन दोनों का श्राप हट भी गया तो इन दोनों की लड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी, यानी कि ये दोनों काफी कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन चीफ को काई के ऊपर पूरा विश्वास होता है और वो ये कहते हैं अब तुम ही हो जो कि हमारी हेल्प कर सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारी हेल्प करने के लिए इन दोनों की लैंड गॉड के पास जाना होगा, यानी कि एडा विलेज और एल्क विलेज। और अब ये दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें गांडाल के चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ से एक लड़की काफी तेज से भागती हुई जाती है। काय कहता है हम इस बंदे की भी तो हेल्प ले सकते हैं, पर नाडा उसे मना कर देता है कि ये इंसान काफी आलसी है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी हेल्प करेगा। और फिर काय एल्सा के पास आ जाता है और साथ ही में उसे थैंक यू भी करता है कि उसके राइस बॉल्स काय के काफी काम आए। वैसे मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था
मैं एक और मिशन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं काफी जल्दी आ जाऊंगा। और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं भी तुम्हें काफी मिस करूंगी। और इस श्राप के कारण जोसे और ओला को काफी पेन हो रहा होता है। और अब ये दोनों एल्क विलेज में आ जाते हैं, जहाँ पर ओला की लैंड गॉड का मंदिर है। और तभी नाडा ये बताता है अगर उन डेमी ह्यूमंस ने ओला के लैंड गॉड को श्राप दिया है तो वो इस जगह की रखवाली भी कर रहे होंगे, ताकि यहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी ना करे। और अब ये बोलने के बाद नाडा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके इस पूरी जगह को चेक करना शुरू करता है। और काय भी ये पहचान जाता है कि ये वही एबिलिटी है जो कि उसने उस जंगल में महसूस की थी जब वो उस ओगर के साथ फाइट कर रहा था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी इस टेक्निक का नाम है 1000 आई, जिससे मैं कितनी भी दूर तक आराम से देख सकता हूँ। और अभी सारी छानबीन करने के बाद नाडा काय को बताता है कि उस गॉड स्टोन की देखभाल बस 5 ही डेमी ह्यूमंस कर रहे हैं। और अगली पल ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और काय जाते ही इन डेमी ह्यूमंस के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। काय को ऐसा लगता है कि उसे नाडा की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जब वो नाडा को देखता है तो नाडा काफी आराम से इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को ठिकाने लगा रहा होता है। और इन सभी को मारने के बाद नाडा ये नोटिस करता है कि काय के चेहरे पर डिवाइन क्रिस्ट अपीयर हो चुकी है, लेकिन काय को इस बारे में पता नहीं होता। और तभी नाडा उसके सामने झुक जाता है और वो ये कहता है कि प्लीज हमारी हेल्प करो, मैं तुम्हारी ताकत के बारे में जान चुका हूँ। और काय भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। और अब वो पहरा दे रहा होता है और नाडा इस ग्रेव स्टोन को साफ करना शुरू करता है। और अब नाडा उसे कहता है कि हमें तुम्हारी ताकत की काफी जरूरत है, क्योंकि गांधाल जैसे लोग अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारे राजा काफी कमजोर पड़ चुके हैं और उसका असर तुम अपने आसपास देख ही सकते हो। और अब बारी आती है यहाँ के लैंड गॉड के श्राप को हटाने की और नाडा अपने काम पर लग जाता है। काय उससे पूछता है कि तुम इसके ऊपर क्या डाल रहे हो। और तभी नाडा उसे बताता है कि यहाँ के जो देवता हैं वो लैग विलेज के देवता की सेवा करते हैं और लैग विलेज का जो भी सरदार है यानी कि वहाँ का गार्डियन बीरर, मैं उसकी ब्लड का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे इस श्राप को हटाया जा सकता है। और जब नाडा इस ग्रेव स्टोन के ऊपर ब्लड को डालता है तो वो अचानक से गायब हो जाता है और नाडा ये बताता है कि हमारी ये रस्म पूरी हो चुकी है और अब बारी है एडा विलेज की। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर नाडा काय को ये बताता है इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस ने पहले यहाँ के लैंड गॉड को कमजोर किया और यहाँ की भूमि को भी अस्थिर किया, वो भी इसीलिए ताकि ये सारे जीत जाएं। और काय उससे पूछता है कि वो सारे ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाडा कहता है मैं भी इस बात को लेकर काफी परेशान हूँ कि वो सारे डेमी ह्यूमंस ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जिस लैंड के ऊपर वो रहते हैं वहाँ भी उन्हें खतरा है और पक्का कोई न कोई चीज ऐसी है जो कि उन्हें इस तरफ आने पर मजबूर कर रही है ताकि वो यहाँ पर आकर इंसानों के लैंड पर कब्जा करें। और साथ ही में नाडा ये भी कहता है कि ओगर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और कोई उन्हें धमका रहा है और इसीलिए वो सारे ओगर्स एक नए गॉड की तलाश में यहाँ पर आए थे ताकि उन्हें और भी ज्यादा ताकत मिल पाए। और तभी नाडा काय के ऊपर जोर देते हुए ये कहता है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल किंगडम के हिसाब से करने के लिए तैयार हो। लेकिन तभी अचानक से काय की डिवाइन क्रिस्ट एक्टिवेट हो जाती है और उसे वैली गॉड की एक आवाज आती है कि तुम नाडा को जान से मार दो। लेकिन अभी ये दोनों इन सारी बातों को भूलकर एडा विलेज में आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को खत्म करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें ओला को दिखाया जाता है जिसका कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा होता है, लेकिन उसकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता। और फिर हम नाडा को देखते हैं जो कि इस ग्रेव स्टोन के ऊपर वेजिन के ब्लड का इस्तेमाल कर रहा होता है और ये दोनों मिलकर फाइनली इन दोनों के कर्ज को दूर कर देते हैं और फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन काय इस बात को लेकर काफी परेशान था कि वैली गॉड नाडा के ऊपर गुस्सा क्यों हुए थे और उन्होंने इसे मारने का ऑर्डर क्यों दिया था। तो तुमने सोच लिया कि तुम क्या करने वाले हो। वैसे अगर तुम किंगडम की हेल्प करोगे तो तुम्हें भी काफी फायदा होने वाला है। और इस जगह पर नाडा उसे अपनी सारी बातें मनवाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो ये कहता है कि अगर तुम एक बार किंगडम की हेल्प करोगे तो तुम भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, जिससे तुम आगे चलकर लैग विलेज में किसी की भी रक्षा कर सकते हो जिसे तुम बचाना चाहते हो। और फिर हम जोसे को देखते हैं जिसकी हालत में पहले से काफी सुधार आ गया होता है और यहाँ पर नाडा काय को समझाते हुए ये कहता है कि हमारे लिए वो सारे ओगर्स और डेमी ह्यूमंस कोई भी मायने नहीं रखते, तो तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किंगडम के लिए कर सकते हो। लेकिन ये बात सुनने के बाद काय को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक गार्डियन बीरर हूँ और एक लैंड गॉड और गार्डियन बीरर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लैंड में रहने वाले सभी लोगों की रक्षा करे, चाहे फिर वो ओगर्स हो या फिर डेमी ह्यूमंस। अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो मैं इसके बारे में किंगडम से बात करूंगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि नाडा एक वेपन को बाहर निकालकर काय की बॉडी में घुसा देता है और इस तरफ भी द मोस्ट पावरफुल गार्डियन बीरर्स डेमी ह्यूमंस पहुंच चुके होते हैं और वो ये देखते हैं कि ग्रेव स्टोन के आसपास उनके सारे साथी मारे जा चुके हैं, जिनको देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर हम दोबारा से काय को देखते हैं जिसको इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता कि नाडा उसके साथ ऐसा कर सकता है और इस जगह पर काय की हालत काफी खराब हो रही होती है। और तभी
नाडा उसको बताता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए जिस वेपन का इस्तेमाल किया है वो एक खास तरह का वेपन है जिससे गार्डियन पीरियड की पावर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, और हाँ, इससे तुम थोड़ी देर तक अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और अब नाडा उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करना चाहते हो जो कि तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। ये तो काफी बड़ी बेवकूफी है। और अब देखते ही देखते काय की हालत काफी खराब होनी शुरू हो जाती है। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा गॉड स्टोन पी लूंगा जिससे मेरी ताकत पहले से काफी गुना बढ़ जाएगी। और जब नाडा उसका गॉड स्टोन निकालने वाला होता है तभी काय उसकी एक जोरदार लात मारता है और उससे साइड हो जाता है। और फिर अगली सीन में हम लैग विलेज को देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे लोग इस बात की तैयारियां कर रहे होते हैं क्योंकि डेमी ह्यूमंस उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। और तभी चीफ ये कहते हैं, तुम सारी चिंता मत करो, मैं तुम सभी के साथ हूँ और मैं अपनी आखिरी सांसों तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और अब ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें बाकी बंदों को दिखाया जाता है जो कि अब भी घायल हैं, जिसमें एल्सा और बाकी लोग शामिल हैं। और फिर हम दोबारा से नाडा को देखते हैं जो कि काय के ऊपर काफी जोर देकर ही कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल इंसानी भलाई के लिए हो, और अगर तुम इस पावर को कुर्बान कर देते हो तो काफी लोगों की जान बच सकती है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैंने वैली के लोगों से ये कसम खाई है कि मैं उनकी हिफाजत करूंगा चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद नाडा को काय के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक डेमी ह्यूमन आ जाता है जो कि आते ही नाडा के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। और इस तरफ भी सारे के सारे डेमी ह्यूमंस ने लैग विलेज के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए होते हैं। ये सारी इस बात को लेकर काफी परेशान होते हैं कि वो इन डेमी ह्यूमंस का सामना कैसे करेंगे। और फाइनली हमें इन डेमी ह्यूमंस के सरदार को भी दिखाया जाता है जिसने लड़ने की सारी तैयारियां कर ली होती हैं, यानी कि वो इन सभी को मारने के लिए एकदम तैयार है। और इस तरफ नाडा इस डेमी ह्यूमन के साथ फाइट कर रहा होता है जो कि नाडा के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ता है। और शुरू में नाडा इससे बचने की काफी कोशिशें करता है लेकिन बाद में उसे लड़ने के लिए सामने आना पड़ता है। काय भी ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और वो ये सोचता है कि यहाँ पर ये सारा कुछ क्या हो रहा है और ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कुछ और डेमी ह्यूमंस और साथ में उनका सरदार भी आ जाता है। क्या तुम दोनों वही हो जिसने मेरे उन साथियों को जान से मारा है जो कि ग्रेव स्टोन की रक्षा कर रहे थे? लेकिन वो दोनों इसकी बातों पर कोई भी जवाब नहीं देते और इसे काफी गुस्सा आ जाता है, यानी कि तुम दोनों मरने वाले हो। और तभी नाडा काय से कहता है कि हम दोनों इस बात को जानते हैं कि हम दोनों ही गार्डियन पीरियड्स हैं और मैं अकेला इन सब का सामना नहीं कर सकता, तो प्लीज मेरा साथ दो। और काय को ऐसा लगता है कि ये सारे वही डेमी ह्यूमंस हैं जिन्होंने ओला और जो से को श्राप दिया था, तो वो ये सोचकर काफी गुस्से में आ जाता है। अगर तुम सारे वही हो तो मैं तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अगली पल इन सभी के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है जहाँ पर ये डेमी ह्यूमन काय के ऊपर काफी भारी पड़ता है और साथ में उसे इंजर्ड भी कर देता है। और फिर काय भी इस गोरिल्ला के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। और साथ में काय की मुश्किलें काफी बढ़ रही होती है क्योंकि नाडा ने जिस वेपन से उसके ऊपर अटैक किया है वो सारे घाव अब भी ताजे होते हैं और हील भी नहीं हो रहे होते। और अगली पल ये सारे के सारे गोरिल्लास कहीं पर गायब हो जाते हैं और तभी नाडा काय के पास आता है और उससे ये कहता है, ये सारे डेमी ह्यूमंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम इनका सामना कर पाओगे। लेकिन काय भी इस बात को जानता है कि नाडा कुछ भी कर सकता है, तो वो भी अपने मॉलिक्यूलर ब्लेड को एक्टिवेट कर देता है। और जब एक गोरिल्ला नाडा को मारने के लिए सामने आता है तो नाडा उसे पहले ही वार्न कर देता है कि तुम शायद मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते, तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, मुझसे दूर हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन ये गोरिल्ला उसे मारते मारते उसकी हालत काफी गंदी कर देता है। और जब ये डेमी ह्यूमन नाडा के ऊपर आखिरी वार करने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से काय यहाँ पर आ जाता है जो कि आते ही नाडा को बचा लेता है। और नाडा ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है, आखिरकार इसने मेरी जान क्यों बचाई जबकि मैंने इसे मारने की कोशिश की थी, ये ऐसा क्यों कर रहा है। और जब एक और डेमी ह्यूमन इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए सामने आता है तो नाडा भी काय की जान बचा लेता है और अब ये दोनों एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर नाडा काय से ये पूछता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई, वो भी एक ऐसे इंसान की जो कि खुद तुम्हें मारना चाहता था। लेकिन इस बारे में काय कुछ खास जवाब नहीं देता और नाडा भी ये समझ जाता है कि वैली गॉड ने इस बच्चे को इतनी ताकत क्यों दी है। और अब अगले पल नाडा काय को ये समझाता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि हम दोनों फंसने वाले हैं, लेकिन मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, अगर हम दोनों उसको फॉलो करते हैं तो शायद से हम बच सकते हैं। और काय के पास भी उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, तो वो भी इसके लिए राजी हो जाता है। लेकिन अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा नाडा। और अब ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे और ये दोनों भी उनसे बचने की काफी कोशिशें करते हैं। और भले ये सारे डेमी ह्यूमंस आकार में काफी बड़े हैं लेकिन ये पर्यावरण में काफी आराम से घुल जाते हैं और यही चीज इनकी काफी खतरनाक है। नाडा भी अपनी 1000 आई टेक्निक का इस्तेमाल करके काय को ये बताता है कि वो सारे के सारे डेमी ह्यूमंस कहाँ पर हैं। और जैसे एक डेमी ह्यूमन
काय के ऊपर अटैक करता है तो काय एक ही झटके में उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। काय, इस बात का ध्यान रखना, एक और डेमी ह्यूमन तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। और अगले पल काय इस डेमी ह्यूमन को बीच में से काट देता है और ये देखकर नाडाकी भी फट जाती है। लेकिन तभी एक डेमी ह्यूमन नाडा के ऊपर अटैक करके उसे भी जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी काय अपने मॉलिक्यूलर ब्लेड का इस्तेमाल करके इस डेमी ह्यूमन को बीच में से ही चीर देता है। और फिर हम ओला को देखते हैं जिसकी तबीयत में पहले से काफी सुधार आ चुका है और वो ये सोचता है कि मैं सही कैसे हुआ। लेकिन तभी अचानक उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वो ये समझ जाता है कि बाहर डेमी ह्यूमंस का अटैक हो चुका है। और अब वो जिद करनी शुरू कर देता है कि मुझे बाहर जाना है। लेकिन ये लड़की उसे बाहर जाने से मना करती है और वो गुस्से में आकर इससे कहता है कि तुम मेरे कपड़े और स्वॉर्ड लेकर यहाँ पर आओ, मैं बाहर जाऊंगा। और फिर हम काय को देखते हैं जो कि नाडा की हेल्प कर रहा होता है और वो इस गोरिल्ला से मिले हुए गॉड स्टोन को नाडा को पिलाने की कोशिश करता है। और नाडा ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो रहा होता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो जबकि मैंने तुम्हें मारना चाहा। और नाडा की ऐसी हालत देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि उस गोरिल्ला मॉन्स्टर ने नाडा की गॉड स्टोन के ऊपर अटैक किया था और उसे पूरी तरह से इंजर्ड कर दिया है। और नाडा भी ये बात जानता है कि इस तरह की चोट को सही नहीं किया जा सकता। लेकिन काय भी हार मानने से मना करता है और वो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके नाडा को सही करने की कोशिशें कर रहा होता है। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और नाडा ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा अंत है और मैं ये जान चुका हूँ कि तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत है जो कि इंसानी लिमिट्स के परे है और तुम मुझे हील करना बंद कर दो, ये मेरा अंत है। और अब वो अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाता है और अपने वैली गॉड से माफी मांग रहा होता है कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ। और नाडा की भी यही इच्छा थी कि वो काय की इस पावर को देख पाए और ऐसा करते करते वो भी मारा जाता है। और अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम जोसे को देखते हैं और वो एक काफी तेज धमाके के साथ खड़ी होती है और वो ये पूछती है कि बाहर क्या हो रहा है। और ये लड़की उसे बताती है कि बाहर सारे के सारे डेमी ह्यूमंस ने हमारे ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं और हम सारे काफी खतरे में हैं। और जब जोसे ये सारी बातें सुनती है तो उसे भी काफी गुस्सा आता है कि वो इन सभी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि आपके डैड ने ये भी कहा है कि अगर ये डेमी ह्यूमंस यहाँ तक आ जाते हैं तो आपको लैग विलेज छोड़ के यहाँ से भाग जाना है। और जब जोसे बाहर आती है तो वो ये नोटिस करती है कि कॉरिडोर में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और वो इन सभी को मोटिवेट करना शुरू कर देती है कि तुम सभी को हमारा साथ देना होगा और साथ ही में वो सारी चीजें भी कलेक्ट कर लो जो कि हमारे काम आ सकती है। हम इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को यहाँ से भगा देंगे। और फिर हम गांदाल को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक काफी बड़ा पत्थर आकर गिरता है जिससे गांदाल की फट जाती है। अबे ओए, कौन है भूतनी के, किसने फेंका? और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये इंसान काफी फट्टू है। और फिर हम एल्सा को देखते हैं जो कि सारे के सारे सोल्जर्स को खाना खिला रही होती है ताकि उन सभी के अंदर एनर्जी बनी रहे और वो सारे एल्सा को थैंक यू भी कहते हैं। लेकिन जब इनकी नजर गांदाल पर जाती है तो इन सभी को भी ऐसा लगता है कि गांदाल भी फाइट में घुसने की ट्राई कर रहा है और वो ये ट्राई कर रहा है कि वो इस गेट को खोल पाए। लेकिन असली बात तो कुछ और है और गांदाल ये फुसफुसा रहा होता है, इसकी भैंस की टैट, ये गेट किसने बंद कर दिया? अरे यार इसको खोलो, मुझे बाहर जाना है वरना मैं भी मारा जाऊंगा। और जब गांदाल को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर मारा जाएगा तो वो अपने एक साथी को जान से मारकर एल्सा को बंदी बना लेता है और साथ ही में अपने कैरेज का इंतजार कर रहा होता है। और जब उसका कैरेज यहाँ पर आता है तो वो इस दरवाजे की रस्सी को काट कर यहाँ से भाग जाता है जिससे सारे के सारे डेमी ह्यूमंस लैग विलेज के अंदर आ सकते हैं। और जब ये गेट पूरी तरह से खुल जाता है तो सारे के सारे सिपाही एक डिफेंसिव लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन सभी को पछाड़ देते हैं। ये देखकर चीफ भी लड़ाई में कूद जाते हैं और वो आते ही डेमी ह्यूमंस को मारना शुरू कर देते हैं। और फिर हम काय को देखते हैं जो कि काफी तेजी से भागकर लैग विलेज की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो भी इस बात को जानता है कि सरदार अकेले इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को संभाल नहीं सकते। और लैग विलेज के अधिकारियों को इस बात की खबर मिल जाती है कि उनका मेन गेट टूट चुका है और वो इस बात को लेकर भी काफी चिंता में होते हैं कि उनके सरदार मेन गेट पर फाइट कर रहे हैं और वो अगर मारे गए तो इन सभी के लिए काफी बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है। और यहाँ पर गांदाल एल्सा से मस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी एल्सा उसकी एक जोरदार लात मारती है, चल बे गेंडे साइडो। और फिर हमें दोबारा से लैग विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मानसो और बाकी के सारे आम सैनिक अपने चेहरे पर डिवाइन क्रिस्ट की तरह मार्क बना लेते हैं ताकि वो इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को परेशान कर सके और उन्हें डरा सके। और ये ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं और साथ में मेन गेट को दोबारा से बंद भी कर देते हैं। बाहर खड़े हुए सारे के सारे डेमी ह्यूमंस इस दरवाजे को दोबारा से तोड़ने का ट्राई करते हैं और मानसो सरदार से कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, हम सारे ये संभाल लेंगे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि काय भी यहाँ पर पहुंच जाता है और ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस उसको नोटिस कर लेते हैं और काय भी लड़ने के लिए एकदम तैयार है। और अब अंदर इन डेमी ह्यूमंस ने सिपाहियों के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए होते हैं और वैजन भी इनसे लड़ने की काफी कोशिशें कर रहा होता है और वो नॉर्मल डेमी ह्यूमंस को काफी
आराम से हरा देता है। लेकिन डिवाइन क्रेस्ट वाले डेमी ह्यूमंस उसके सामने डटकर खड़े होते हैं और उसे कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। और अब ये सारा कुछ देखकर ओला भी लंगड़ाते हुए मैदान में आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं भी एक गार्डियन बेरर हूँ, अगर मैं भी इस फाइट में हिस्सा लूंगा तो शायद से हम जीत सकते हैं। ओला को देखकर ये सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ओला आगे जाकर एक के बाद एक सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को मारना शुरू कर देता है। लेकिन अब भी वो काफी कमजोर होता है और बहुत जल्दी ही थक जाता है और उसकी स्वॉर्ड एक डेमी ह्यूमन को मारने में नाकाम हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और जब ये डेमी ह्यूमन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक जोसे बीच में आ जाती है और वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके इस अटैक को आराम से रोक लेती है। और अब वो एक ही अटैक करके इस गोरिल्ला के सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। और ओला भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है कि जोसे इतनी ज्यादा पावरफुल है। और अब ये तीनों मिलकर इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को काफी आराम से हरा देते हैं। और वैजिन भी जोसे को देखकर काफी खुश होता है कि मेरी बच्ची सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये बात भी खा रही होती है कि बाहर खड़े हुए डेमी ह्यूमंस कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस अचानक से चुप हो गए हैं और उन सभी ने अटैक भी रोक दिए हैं। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि काई इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को बाहर ही संभाल रहा होता है। और जब वैजिन ये सारा कुछ देखता है तो वो ये समझ जाता है कि काय सच में इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को बाहर ही रोक सकता है। और अब काय को लड़ता हुआ देख बाकी के जो आम सिपाही होते हैं वो काफी हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि वो इस बात को तो जानते थे कि काय काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने काय को पहली बार देखा होता है। और इस तरफ काय इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को काफी आराम से मार रहा होता है और सरदार भी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश होते हैं। इस बच्चे की काबिलियत सच में काफी कमाल की है और मुझे भी अब ऐसा लगता है कि यही बच्चा हमारे लैग विलेज को बचा सकता है, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। और यहाँ पर काय सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को काफी आराम से मार रहा होता है, जिसको देखकर बाकी के डेमी ह्यूमंस काफी डर जाते हैं और दोबारा से जंगल में भाग जाते हैं। और इस तरह से ये पूरी की पूरी फाइट खत्म हो जाती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की ओला को थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि उसने लैग विलेज को बचा लिया। लेकिन ओला उससे कहता है कि ये सारा कुछ मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें काय ने भी हमारी काफी हेल्प की है, जिसे मैं पहले एक आम इंसान मानता था, लेकिन उसके पास भी एक डिवाइन क्रिस्ट है जो कि फाइट के टाइम पर ही अपीयर होती है। और अब वैजिन काय के पास आकर उससे पूछते हैं कि नादा का क्या हुआ। और काय ये कहता है कि नादा डेमी ह्यूमन के साथ फाइट करते करते मारा गया और वो उसकी सारी की सारी गलतियों पर पर्दा डाल देता है। अगर वो इंसान मारा गया तो हम वहाँ पर एक टीम भेजेंगे जो कि नादा की बॉडी का सही तरीके से अंतिम संस्कार करेगी। और अब यहाँ पर एल्सा की छोटी बहन आकर काय से पता करती है कि आपने एल्सा को कहीं पर देखा है, लेकिन काय को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि एल्सा कहाँ पर है। और फिर मानसो आकर काय को सारी बातें बताता है कि जब डेमी ह्यूमंस ने लैग विलेज पर अटैक किया था तो गांडाल एल्सा को लेकर यहाँ से भाग गया और उसने यहाँ के दरवाजे की रस्सी को भी काट दिया था। ये सुनने के बाद काय को काफी गुस्सा आता है और वो एल्सा को बचाने के लिए निकल जाता है। और फिर हमें गांडाल को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से एल्सा को लेकर यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इस टाइम भी उसकी काफी फट रही होती है और उसको ऐसा लगता है कि डेमी ह्यूमंस उसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन उसका साथी उसे बताता है कि मालिक आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सारे सेफ हैं और हम जल्दी ही कैपिटल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी ये सारे कैपिटल से 1000 मील की दूरी पर होते हैं और तभी गांडाल के मन में एक गंदा प्लान आता है और वो एल्सा से कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ करना चाहोगी। लेकिन तभी अचानक गांडाल को किसी की प्रेजेंस सेंस होती है और जब वो अपनी गार्डियन बीरर की पावर्स का इस्तेमाल करता है तो वो ये नोटिस करता है कि काय इस तरफ काफी फुर्ती से आ रहा है। अरे आजा बच्चे, मैं तुझे यहाँ पर आने से पहले ही खत्म कर दूंगा। और अब वो काय को मारने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, लेकिन एल्सा उसे बचा लेती है। ये देखकर गांडाल को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। लेकिन काय का ऑरा देखने के बाद इन घोड़ों की भी फटनी शुरू हो जाती है और ये पूरा का पूरा कैरेज डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है, यानी कि इसका एक्सीडेंट हो जाता है। और अब ये दोनों घोड़े यहाँ से भाग जाते हैं और साथ में उनका ड्राइवर भी। लेकिन गांडाल की हालत कुछ ऐसी होती है। और अब काय ने भी एल्सा को ढूंढ लिया था, लेकिन वो ये बात देखकर काफी चौंक जाता है कि गांडाल ने एल्सा के पेट में चाकू मारा हुआ है। और अब वो इसे काफी आराम से बाहर निकालकर इसके ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये घाव भी काफी गहरे होते हैं और एल्सा इससे ठीक नहीं होती। और फिर हम गांडाल को देखते हैं जिसकी काफी हड्डियां टूट चुकी होती हैं, लेकिन वो अपनी गार्डियन बीरर की ताकत का इस्तेमाल करके दोबारा से सही हो जाता है। और जब काय गांडाल को जिंदा देखता है तो उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी डिवाइन क्रिस्ट को भी एक्टिवेट कर लेता है। और गांडाल भी इस बात को जानता है कि वो काय का सामना नहीं कर सकता, तो वो उसके सामने बहाने बनाना शुरू करता है। ये सारा कुछ जो भी हुआ इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तुम यहाँ पर काफी तेजी से भाग कर आ रहे थे तो तुम्हारी वजह से हमारा कैरेज डिसबैलेंस हो गया और मेरे हाथ से गलती से एल्सा को वो चाकू लग गया। और अब ये बातें सुनने के बाद काय को भी एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी गलती उसी की
देखी है। लेकिन तभी उसे वो सारी बातें भी याद आ जाती हैं जो कि लैग विलेज वालों ने उसे बताई थी, वो भी गांडाल के बारे में, और उसका गुस्सा दोबारा से गर्म हो जाता है। गांडाल उसे रोकने की ट्राई करता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकती, मैं एक ऑफिसर हूँ। लेकिन तभी काय उसे गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा देता है। अरे तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। लेकिन अगले पल काय उसकी बॉडी में से गॉड स्टोन को बाहर निकाल लेता है, जिससे गांडाल भी यहीं पर मारा जाता है। और काय ने एल्सा का बदला भी ले लिया है। लेकिन एल्सा की हालत अब भी काफी खराब होती है और काय ये कहता है कि मेरे पास ये जो गॉड स्टोन है वो एक गार्डियन बियरर का है, अगर मैं इसे एल्सा को पिला दूं तो ऐसा हो सकता है कि एल्सा दोबारा से सही हो जाए। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो एल्सा की बॉडी में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और साथ में एल्सा को भी काफी दर्द हो रहा होता है। और काय को ये बात समझ नहीं आती कि उसने ऐसा क्या कर दिया, और अब वो एल्सा को लेकर पोरक की तरफ भागता है। लेकिन रास्ते में जाते हुए काफी सारे डेमी ह्यूमंस उसकी तरफ नजर रख रहे होते हैं। और अब काय पोरक के पास पहुंच जाता है और उसे सारा का सारा मामला समझाता है कि एल्सा के साथ क्या क्या हुआ और मैंने उसे गॉड स्टोन पिला दिया। ये सुनने के बाद पोरक काय के ऊपर काफी गुस्सा करता है कि तुमने ये तो एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद तुम इस बात को नहीं जानते कि एक तरह के गॉड स्टोन्स जहर भी पैदा कर सकते हैं और इससे एल्सा की जान भी जा सकती है। और अब ये बातें सुनकर काय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन पोरक उससे कहता है हम अब भी एल्सा की जान बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें गॉड स्टोन को बाहर निकालना होगा। और अब काय इस टेंट से बाहर आ जाता है क्योंकि पोरक एल्सा को उल्टी करवाने वाला है ताकि वो गॉड स्टोन को बाहर निकाल पाए। लेकिन तभी अचानक काय ये नोटिस करता है कि उसके सामने से 3 डेमी ह्यूमंस यहाँ पर आ रहे हैं और काय उन्हें देखते ही अपने मॉलिक्यूलर ब्लेड को एक्टिवेट कर लेता है। क्या तुम फिर से हमारी वैली पर अटैक करने के लिए आए हो? लेकिन अगले पल ये तीनों के तीनों डेमी ह्यूमंस काय के सामने झुक जाते हैं और साथ ही में काय की डिवाइन क्रेस्ट की भी तारीफें कर रहे होते हैं कि हम सारे तुम्हारी डिवाइन पावर के बारे में जान चुके हैं और हम यहाँ पर तुमसे फाइट करने नहीं आए हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारी किंगडम चलो। और जब काय इन डेमी ह्यूमन से बातें कर रहा होता है तो ये डेमी ह्यूमंस बताते हैं कि काय के चेहरे पर जो डिवाइन मार्क है वो लॉर्ड कैनाई का है, जिसकी ये सारे डेमी ह्यूमंस पूजा करते हैं। यानी कि अभी काय इन सभी का लॉर्ड बन चुका है। लेकिन काय को ये सारी बातें समझ नहीं आती कि ये डेमी ह्यूमंस उसे अपना लॉर्ड क्यों बुला रहे हैं। और फिर हम एल्सा को देखते हैं जिसकी हालत में पहले से तो थोड़ा बहुत सुधार होता है और पोरक ये बताता है कि हमने इसके ऊपर सारा कुछ ट्राई कर लिया है और मेरे ख्याल से ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और जब पोरक काय को ये सारी बातें बताने के लिए बाहर आता है तो वो ये नोटिस करता है कि काय के सामने 3 डेमी ह्यूमंस खड़े हुए हैं और वो ये सोचता है कि यहाँ पर ये सारा कुछ क्या चल रहा है। और इन तीनों के बीच में एक डेमी ह्यूमन जिसका नाम टोरुड होता है वो ये कहता है कि काय हमारे लॉर्ड बन चुके हैं क्योंकि इनके चेहरे पर जो डिवाइन क्रेस्ट है वो लॉर्ड कैनाई की है। और साथ में टोरुड अपने मंकी लैंड के बारे में भी बताता है और वो ये कहता है कि हमारा मंकी लैंड जिसका नाम हेजू है वहाँ पर डियाबो ने अपना कब्जा कर लिया है और हम सभी को वहाँ से खदेड़ दिया है। हमारे पास ना तो रहने की जगह है और ना ही खाने के लिए खाना। और जब काय पहली बार डियाबो का नाम सुनता है तो वैली गॉड उससे कहते हैं कि तुम भी डियाबो को जान से मार दो। लेकिन अब ये सारा कुछ जानने के बाद भी काय इन सभी की हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि इन सारे डेमी ह्यूमंस ने लैग विलेज के ऊपर अटैक किया था और साथ में एल्सा की हालत भी काफी खराब हो चुकी है जिसके जिम्मेदार ये सारे ही डेमी ह्यूमंस हैं। लेकिन तभी अचानक से टोरुड काय के सामने झुक जाता है कि प्लीज हमारी हेल्प करो। लेकिन काय उसकी हेल्प करने से साफ मना कर रहा होता है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि तुमने हमारे काफी सारे लोगों की जान ली है। लेकिन उसका साथी ये सारी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हमें मजबूरन दोबारा से इंसानों के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करोगे? अबे ओए ये तू क्या बोल रहा है? और तभी टोरुड काय से माफी मांगनी शुरू कर देता है कि प्लीज हमें माफ करना। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस इंसानों के ऊपर इसलिए अटैक कर रहे थे क्योंकि इनके मंकी लैंड हेजू पर डियाबो ने अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन अब भी काय का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो इन सभी को यहाँ से दफा होने के लिए कहता है। और अब अंदर आने के बाद काय ये देखता है कि एल्सा की हालत में कुछ खास सुधार नहीं है और पोरक उसे बताता है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर ली हैं और अब एल्सा का सही होना उसकी स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। और अब पोरक काय से ये पूछता है क्या वो डेमी ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन काय ऐसा करने से साफ मना कर देता है। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम उनकी हेल्प करना नहीं चाहते, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि वैली गॉड की पावर्स काफी महान होती हैं और अब तुम्हारे ऊपर ये जिम्मा है कि तुम सभी को प्रोटेक्ट करो। और काय भी ये सारी बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है और वो ये पूछता है क्या सच में आप ये चाहते हो कि ये काम मैं करूं?
और पोरक उसे बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वैली गॉड सारे लैंड गॉड में सबसे स्ट्रांग होते हैं, तो तुम्हें ये काम करना होगा। और जब काय बाहर आता है तो वो ये नोटिस करता है कि अब भी ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस उसके सामने बैठे हुए होते हैं, लेकिन काय उनसे बात किए बिना यहाँ से निकल जाता है। और अब वैली में आने के बाद काय इन सारी बातों को लेकर काफी परेशान होता है, क्योंकि उसे ये सारी बातें समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो ये सारा कुछ कैसे करेगा। और जब काय ये सारी बातें सोच रहा होता है तो उसे काफी गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो वैली गॉड के ऊपर भी गुस्सा करना शुरू कर देता है कि आपने मुझ जैसे नल्ले को अपनी ये सारी पावर्स क्यों दी। और फिर काय पास में लगी हुई एक फ्लावर को भी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आरुवी यहाँ पर आ जाती है और वो काय को रोक लेती है। लेकिन काय के गुस्से को देखकर आरुवी काफी डर जाती है और उसे ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार काय के साथ क्या हुआ है। और अब काय पोरक के पास आ जाता है और उससे ये कहता है कि वो दोबारा से लैग विलेज में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। और साथ ही में वो ये कहता है कि मैं इन डेमी ह्यूमंस की हेल्प करूंगा या फिर नहीं, इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। ये बोलने के बाद काय यहाँ से चला जाता है। टोरूट कहता है हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे लॉर्ड हमारी हेल्प करेंगे। और फिर हम काय को देखते हैं जो कि लैग विलेज में आ चुका है और सारे लोग उसको देखकर काफी खुश होते हैं और वो उससे एल्सा और गांडाल के बारे में पता करते हैं, लेकिन काय उन्हें कुछ भी नहीं बताता और वो ये कहता है कि वो दोनों मुझे नहीं मिले। और साथ में काय इन सभी को इस बात के लिए भी वार्न कर देता है कि डेमी ह्यूमंस दोबारा से हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और आगे जाने के बाद काय को एल्सा की बहन मिलती है जो कि उससे एल्सा के बारे में पता कर रही होती है, लेकिन काय उसके बारे में कोई भी रिप्लाई नहीं करता। और तभी अचानक से जोसी भी यहाँ पर आ जाती है और अभी छोटी सी बच्ची काय के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि काय ने उससे वादा किया था कि वो उसकी बहन को वापस जरूर लाएगा। काय को भी इन सारी बातों का बुरा लगता है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाया। और तभी जोसी उसे बताती है कि इंसान और डेमी ह्यूमंस के बीच में काफी लंबे टाइम से फाइट होती आ रही है और इनमें किसी न किसी का मरना तो तय है। और तभी यहाँ पर ओला भी आ जाता है और वो ये नोटिस करता है कि काय ने काफी सारे डेमी ह्यूमंस को मौत की घाट उतार दिया है। और वो ये पूछता है क्या इन सभी को तुमने मारा? और काय ये कहता है कि हाँ, इन सभी को मैंने ही मारा है। अरे वाह, शानदार, तो इन सभी को मारने के बाद तुम्हें काफी प्राउड हो रहा होगा। लेकिन काय इस बात के लिए मना कर देता है और ओला ये कहता है क्या सच में तुम्हें इस बात के ऊपर प्राउड नहीं है? वैसे मैं भी ये काम कर सकता था अगर मेरे ऊपर कर्ज नहीं होता। और ओला इस बात को देखकर काफी गुस्से में होता है कि काय ने अकेले ही इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को हरा दिया है और अब वो आगे जाकर इन मरे हुए डेमी ह्यूमंस के ऊपर ही स्टैप करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी काय बीच में आ जाता है और उसे रोकने का ट्राई करता है, तुम मुझसे दूर रहो। और अब ओला काय के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले ही हो जो कि इन्हें मार पाए? मैं भी इन्हें मार सकता था। लेकिन काय उससे कहता है कि ये सारे डेमी ह्यूमंस पहले ही मर चुके हैं और वैसे भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। ओला कहता है कि ये कहानी काफी लंबी सदियों से चलती हुई आ रही है कि इंसान और डेमी ह्यूमंस आपस में फाइट कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन मैं ये सारा कुछ नहीं चाहता और ये कब तक चलता रहेगा। और ये बोलने के बाद काय यहाँ से चला जाता है, लेकिन ओला को अब भी उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। और अब अगली सीन में काय दोबारा से वैसिन के सामने पहुंच जाता है और वो ये कहता है कि मैं दोबारा से वैली में जाना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद वैसिन कहते हैं कि तुम अभी अभी वैली से वापस आए हो और तुम दोबारा से वहीं जाना चाहते हो, क्या सब कुछ ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? लेकिन काय इस बात के लिए मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मैं इस बात को मान लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ गार्डियन पीरियड के बराबर है और जब तुम उन डेमी ह्यूमन से फाइट कर रहे थे तो तुम टस से मस नहीं हुए और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी इस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल सही काम के लिए करो। अरे हाँ, मैं समझ गया, मैं ऐसा ही करूंगा। और अब काय यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर मानसो उसे एक स्पीयर देता है और साथ में जोशी भी उसे एक डैगर दे रही होती है, लेकिन काय इसे लेने से मना कर देता है कि मैं इसे नहीं ले सकता, लेकिन तुम इसे ले सकते हो क्योंकि ये डैगर तुम्हारे लिए एक लकी चार्म की तरह काम करेगा, लेकिन तुम बस इसका ख्याल रखना। और फिर अगली सीन में हम चेचक को देखते हैं जो कि अपने एक साथी के साथ गांडाल की लाश को दफना रहा होता है और वो ये पूछता है अरे यार, हम ये काम क्यों कर रहे हैं? और चेचक उसे बताता है अगर हमने ये काम नहीं किया तो सारे के सारे डेमी ह्यूमंस हमें ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही में वैली तक भी पहुंच सकते हैं। और फिर हम काय को देखते हैं जो कि इन डेमी ह्यूमंस के सामने आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हूँ, लेकिन साथ में वो इन सभी से ये भी प्रॉमिस करवाता है कि काय के यहाँ से जाने के बाद इंसानों के ऊपर किसी भी डेमी ह्यूमन का अटैक नहीं होना चाहिए। हम इस बात को मानते हैं और आपसे प्रॉमिस भी करते हैं कि आपके यहाँ से जाने के बाद किसी भी इंसान के ऊपर डेमी ह्यूमंस का अटैक नहीं होगा, ये हमारा आपसे वादा है। और अभी सारे आगे जाने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन पोरक काय को बताता है कि इंसान और डेमी ह्यूमंस के बीच में जो रिलेशन है वो काफी समय से सही नहीं चल रहे हैं। अगर तुम ऐसे ही आगे जाओगे तो तुम्हारे लिए काफी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए काय आरुवी के पास जाता है जो कि उसे एक काफी अच्छी ड्रेस बनाकर देती है। और अब काय इन दोनों को बाय करते हुए एल्सा को देखकर ही कहता है कि मैं ये आशा करता हूँ कि मेरे आने तक तुम बिल्कुल सही हो जाओगी।
होगी। और जब काई यहाँ से बाहर आता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि इन सारे पोरक्स ने उनके लिए उस ओगर की एक्स को बचाकर रखा हुआ है। और पोरक ये कहता है कि हमने इसे तुम्हारे लिए बचाकर रखा हुआ था और शायद से ये तुम्हारे काम भी आ जाएगी, तो इसे रख लो। और काई भी इसे ले लेता है और अभी सारे मंकी लैंड यानी कि हेजू के लिए निकल जाते हैं। और फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम काफी सारे गार्डियन बीयर्स को देखते हैं और ये सारे बैठकर आराम से पार्टी कर रहे होते हैं। और इनमें से कुछ गार्डियन बीयर्स इस बात को भी जानते हैं कि इंसानों और डेमी ह्यूमंस के बीच में फाइट चल रही है, लेकिन वो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनके लिए इन फाइट्स का होना और गाँव का तबाह होना ये एक आम बात है। और अब ये सारे खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं कि ऐसी वॉर्स तो काफी लंबे टाइम से होती हुई आ रही हैं और हमें इन सारी वॉर्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो बस इन सारी वॉर्स को देखो और मजे लो। और इन सभी की बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है कि जिस रीजन के अंदर ये सारे लोग रहते हैं उस रीजन को एक काफी ग्रेटेस्ट गॉड प्रोटेक्ट करते हैं और ये बंदा यहाँ का किंग है, जो कि इन सभी की बातों को सुनकर थोड़ा निराश लग रहा होता है, यानी कि वो इन सभी से नाखुश है। और फिर हमें दोबारा से काई और डेमी ह्यूमंस को दिखाया जाता है जो कि हेजू विलेज के काफी पास पहुंच चुके हैं। लेकिन काई इस बात को देखकर काफी परेशान हो जाता है कि इस विलेज की हालत काफी खराब है। और जब ये सारे लोग आगे जा रहे होते हैं तो काई इन मंकीज से पूछता है कि वो क्या चीज है, और वो ये बताते हैं ये सारी की सारी ग्रेव्स हैं जो कि हमारे वॉरियर्स डेमी ह्यूमंस की हैं, और जो भी डेमी ह्यूमंस यहाँ पर मारे जाते हैं उनकी ग्रेव्स यहाँ पर बनाई जाती हैं और साथ में फ्लावर्स भी लगाए जाते हैं। और क्या तुम उन सारे डेमी ह्यूमंस को जानते हो जिन्हें लैग विलेज में मारा गया था? उन सब की कब्रें भी यहीं पर हैं। और तभी काई अपने सामने कुछ मरे हुए मंकीज को देखता है और वो ये पूछता है कि इन सभी को किसने मारा? क्या ये सारे भी लैग विलेज में मारे गए हैं? नहीं, ये सारे डियाबो की वजह से मारे गए हैं। और अब ये सारे ऐसे ही आगे जाते हुए बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर काई ये पूछता है कि आखिरकार ये डियाबो कौन है? और पोरक ये बताता है कि मैंने डियाबो को कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में लिटरेचर में पढ़ा है कि वो बार बार इस दुनिया में अपीयर हुआ है और लास्ट वाली वैली गॉड ने उसे खत्म किया था। और ये कहानी काफी सदियों से ऐसे ही चलती आ रही है और वैली गॉड हमेशा ही डियाबो को खत्म करते हैं और इस बार भी डियाबो दोबारा से सामने आया है। और ऐसे ही आगे जाते हुए काई ये नोटिस करता है कि ये पूरा का पूरा जंगल बंजर हो चुका है और यहाँ तक कि नदियों की भी सारी मछलियाँ मर चुकी हैं। टोरुड और उसके साथ ही ये बताते हैं कि डियाबो एक तरह का इविल गॉड है जो कि लैंड गॉड की पावर्स को कंज्यूम करता है और यहीं से उसे ताकत मिलती है और इसी वजह से हमारे लैंड की ऐसी हालत हो गई है कि यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच पा रहा है। और अब ये सारे इन डेमी ह्यूमंस के हेड के पास आ जाते हैं जो कि एक काफी बड़े पेड़ के ऊपर रहते हैं और वो ये कहते हैं माय लॉर्ड, आप यहाँ पर आ ही गए और मुझे माफ करना मेरी अपीयरेंस के लिए, लेकिन हम सभी को आपकी काफी ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज हमें बचा लीजिए। और जब ये मंकी हेड काई से बात कर रहा होता है तो वो ये कहता है कि हमारे विलेज की हालत काफी खराब हो चुकी है, तो हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। काई उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा फैसला इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम मुझे कितनी बातें बताती हो, तो तुम इसके बारे में जो भी जानते हो वो सारी बातें मुझे बता दो। और साथ ही में काई उससे ये पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि डियाबो कहाँ से आया। डियाबो जो कि एक तरह का कर्स है और इसे डार्कनेस से समन किया गया है और मकाकों के लोगों ने ही इसे समन किया है। और अब ये हेड अपने किंग के बारे में बताता है जो कि काफी करप्ट था और वो हमेशा ही खाने पीने में लगा रहता था और उसने कभी भी अपनी जनता के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनका पूरा का पूरा नेशन धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जाने लगा। और इस किंग ने हमारे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिससे सारे के सारे लोग इस किंग के खिलाफ हो गए। और काई भी इस बात को समझ जाता है जब एक नेशन का किंग करप्ट हो जाता है तो धीरे धीरे वो नेशन भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और फिर ये हेड एक और डेमी ह्यूमन के बारे में बताते हैं जिसका नाम है शेंडोर, जो ताकत को हासिल करने के लिए नॉर्थ की तरफ गया था और उसने काफी सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया ताकि वो उनके गॉड स्टोन को पीकर काफी पावरफुल बन जाए। लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों ने जब ये सारा कुछ देखा तो उन्होंने शेंडोर की लैंड गॉड पर कर्स लगा दिया, जिससे कि वो एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर के अंदर चेंज हो गया। और जब वो इस कर्स के साथ दोबारा से हेजू यानी कि मंकी लैंड में आया तो उसने यहाँ पर आने के बाद यहाँ के राजा को और साथ में उसके साथी को भी जान से मार दिया। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि अब भी शेंडोर उसी डीमन के अंदर है, यानी कि वो अब भी जिंदा है। और अब ये हेड काई को बताता है कि जब तक डियाबो हमारे लैंड पर कब्जा करके बैठा है तो वो यहाँ की लैंड गॉड की सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर रहा है और यहाँ तक कि मेरा प्रोटेक्शन भी धीरे धीरे वीक होता जा रहा है और मैं भी पहले से काफी कमजोर पड़ चुका हूँ। और तभी अचानक से ये हेड काई के सामने गिर जाता है और वो ये कहता है कि प्लीज हमें बचा लो। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे डियाबो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर काई अब भी डियाबो के बारे में ही पता कर रहा होता है। और ये डेमी ह्यूमंस
ह्यूमंस उसे बताते हैं कि डियाबो अब तक काफी सारे लोगों को मौत की घाट उतार चुका है और यहाँ तक कि वो डिहोशी में रहने वाले रॉयल लोगों को भी जान से मार चुका है। और अब ये सारी बातें सुनकर काय को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा, जिसके बाद वो जोसे के डैगर को देखता है और उसे याद करता है। और अब ये सारे ऐसे ही चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके सामने कुछ डेमी ह्यूमंस खड़े होते हैं, लेकिन ये डेमी ह्यूमंस हिंदी में बात करना नहीं जानते और ये उन्हें आगे जाने से रोक रहे होते हैं। और वो सिर्फ इन डेमी ह्यूमन से ही बातें कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम सारे यहाँ से चले जाओ, तभी हम डियाबो को जान से मार सकते हैं। काय और उसके साथी अंदर जाने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन ये उन्हें रोक लेते हैं। तुम इसे नहीं जानते, ये हमारे लॉर्ड हैं जो कि डियाबो को जान से मार सकते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद भी वो डेमी ह्यूमंस इन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन तभी अचानक अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब काय ये आवाज सुनता है तो वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये डेमी ह्यूमन उसके सामने आ जाता है। लेकिन काय उसको एक जोरदार फटका मारकर साइड कर देता है और इस केव के अंदर चला जाता है। और जब काय भागकर अंदर जाता है तो उसे बार बार एक ही आवाज आ रही होती है कि तुम डियाबो को जान से मार दो। और जब काय अंदर पहुंचता है तो वो ये देखता है कि उसके सामने डियाबो खड़ा हुआ होता है जो कि सारे के सारे मरी हुई डेमी ह्यूमंस के अंदर से पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और साथ ही में यहाँ से काफी गंदी बदबू भी आ रही होती है, जैसे कि किसी ने सड़ा दिया हो। और जब काय इसे मारने के लिए आगे जा रहा होता है तभी अचानक से यहाँ पर जायना आ जाती है और केचक उसे देखकर ये पूछता है कि ये आंटी कौन है। और ये डेमी ह्यूमंस उन्हें बताते हैं कि जायना एक यंगेस्ट मेंबर है, वो भी रॉयल फैमिली की, और वो भी इसे खत्म करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। और काय भी ये नोटिस करता है कि जायना बाकी मकाकों से काफी अलग लग रही होती है। और अगली पल हम दोबारा से जायना को देखते हैं जिसके पास एक काफी खतरनाक व्हाइट वुल्फ होता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसे कंट्रोल कर रही होती है ताकि वो डियाबो को जान से मार सके। और ये सारे लोग इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि जायना काफी ज्यादा पावरफुल है और वो इस वॉल्फ को ऑर्डर देती है कि वो डियाबो को जान से मार दे। और अब ये आगे जाने के बाद डियाबो के ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है और डियाबो को पूरी तरह से भून देता है। और चेचक भी ये सारा कुछ देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, अरे वाह काफी मजा आ रहा है। लेकिन डियाबो के ऊपर अटैक करने के बाद ये वॉल्फ अपना कंट्रोल खो देता है और तभी यहाँ पर कुछ डेमी ह्यूमंस आ जाते हैं जो कि इसे कुछ हर्ब्स खिलाते हैं जिससे ये दोबारा से कंट्रोल में आ जाता है। और ये सारा कुछ काय और पोरक भी देख रहे होते हैं। पोरक कहता है इस अटैक को करने के बाद इस वॉल्फ ने अपना कंट्रोल खो दिया था और इसलिए उसे ये हर्ब्स खिलाए गए, लेकिन अगर ये हर्ब्स उसे बार बार खिलाए गए तो ये उसके लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं और उसकी जान भी जा सकती है। और अब ये वॉल्फ दोबारा से डियाबो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार उसका ब्लड इस वॉल्फ के ऊपर लग जाता है जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यानी कि ये ब्लड भी एक तरह का पॉइजन फैला रहा है जो कि धीरे धीरे करके इस वॉल्फ की बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे डेमी ह्यूमंस अपने आप को बचा रहे होते हैं ताकि ये ब्लड उनके ऊपर ना गिर जाए, वरना वो सारे भी मर सकते हैं। और अगली पल हम ये देखते हैं कि काय इस डियाबो से लड़ने के लिए आगे चला जाता है और वो इससे फाइट कर रहा होता है और साथ ही में वो ये रिवील करता है कि मैं एक आर्बिट्रेशन गॉड हूँ और मैं तुम सबको बचाने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ और मैं तुम सभी को बचा लूंगा। क्या सच में ये बच्चा एक आर्बिट्रेशन गॉड है? और फिर हम दोबारा से इसी वॉल्फ को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो रही होती है और काय उसके पास जाकर अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि वो इसे हील कर सके। लेकिन ये पॉइजन इस वॉल्फ की बॉडी में धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा होता है और काय भी इसे हील करने में नाकाम हो रहा होता है। और जब काय अपना ये काम कर रहा होता है तो सारे के सारे पूरक और डेमी ह्यूमंस इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो काय तक ना पहुंचे और वो इसके लिए अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं। और फिर हम एक अलग से डायमेंशन में आ जाते हैं जहाँ पर काय के सामने एक काफी बड़ा गॉड स्टोन होता है और जब काय उसे छूने वाला होता है तो उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और जब काय दोबारा से रियलिटी में आता है वो ये देखता है कि ये वॉल्फ पूरी तरह से सही हो चुका है और केचक भी ये देखकर काफी खुश होता है, अरे वाह आपने इसे बचा लिया, आप तो कमाल के हो। और फिर काय डियाबो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक उसे वैली गॉड की आवाज आती है कि तुम डियाबो के थ्रोन को काट दो। लेकिन काय को ये बात समझ नहीं आती कि वैली गॉड कौन से थ्रोन की बात कर रहे हैं, कहीं ये इसके गॉड स्टोन की बात तो नहीं कर रहे हैं और शायद से मुझे इसकी गॉड स्टोन को खत्म करना होगा। और फिर हमारी कहानी पास्ट में आ जाती है जहाँ पर ये दोनों ही डेमी ह्यूमंस एक किंग के सामने फाइट कर रहे होते हैं और एक का नाम है सैंडोर और दूसरी है जायना। लेकिन इस फाइट के अंदर जायना हार जाती है और सैंडोर जाते हुए ये कहता है कि मैं नॉर्थ की तरफ जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाकर और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूँ। और अब इसी दिन के बाद से सैंडोर भी अपना एक अलग रास्ता चूज कर लेता है जहाँ पर वो लैंड को एक्वायर करेगा और साथ में सभी लोगों को मारकर उनकी पावर को एब्सॉर्ब करेगा।
और फिर हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर ज़ायना खड़ी हुई ये बात सोच रही होती है कि मैंने भी अपनी बॉडी के अंदर लैंड गॉड की पावर को एक्वायर किया हुआ है, तो मैं भी पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी हूँ और शायद से मैं इसे हरा सकती हूँ। और अब वो भागकर अपने वुल्फ के पास जाती है और उससे ये कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाकर इस डियाबो को जान से मार दो, जल्दी करो। और इस वक्त ये भी काफी गुस्से में होती है, तो ये अपनी वॉल्फ के ऊपर भी अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से काय बीच में आ जाता है और वो इसे रोक लेता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने अभी अभी इसको हील किया है और ये अभी भी काफी इंजर्ड है। वैसे तुम्हारे पास ये लैंड गॉड की पावर्स आई कहाँ से? क्या तुमने इसे कहीं से चुराया है? मुझे सच बताओ। और साथ ही में वो ये कहती है कि हम दोनों ही इस डियाबो से लड़ने में सफर कर रहे हैं और तुम एक आर्बिट्रेशन गॉड हो, तो तुम मुझसे अलग कैसे हुए, क्योंकि तुम भी काफी कमजोरी हो और तुम्हारे पास भी इतनी पावर्स नहीं है कि तुम भी डियाबो को हरा सको। और तभी अचानक से डियाबो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ये वॉल्फ बीच में आ जाता है और इन दोनों को बचा लेता है। और ये सारे इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि इस वॉल्फ के ऊपर भी डिवाइन क्रिस्ट अपीयर हो चुकी है। पूरक ये कहता है कि शायद से इस वॉल्फ को भी गॉड की प्रोटेक्शन मिल चुकी है। डियाबो को ये सारा कुछ देखकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी के ऊपर बार बार अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन ये वॉल्फ उससे लड़ने के लिए आगे चला जाता है। और तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि इस वॉल्फ की पहले से ज्यादा टेल्स आ चुकी हैं, जो कि पहले एक ही थी। और ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस और पोरक इस बात को देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ये डियाबो अभी तक जिंदा है, जबकि इस वॉल्फ ने डियाबो के ऊपर काफी जानलेवा अटैक्स किए हैं। और तभी डियाबो अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करने की ट्राई कर रहा होता है और वो काफी जोर से दहाड़ता है और ये आवाज काफी खतरनाक होने के साथ साथ काफी दूर तक भी जाती है और लैग विलेज के लोग भी इस आवाज को सुन लेते हैं। और अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा फैलना शुरू हो जाता है, यानी कि डियाबो अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। और फिर हम जोसे को देखते हैं, जो कि दूर से खड़ी हुई ये सारा नजारा देख रही होती है और उसे काय की काफी चिंता होती है। और यहाँ तक कि आरुवी भी इस पूरे नजारे को देख रही होती है और वो भी काय के बारे में ही सोच रही होती है, काश काय जिंदा हो। और फिर हम दोबारा से डियाबो को देखते हैं, जिसकी पावर्स पहले के मुकाबले काफी इंसेन होनी शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी से एक अजीब तरह का ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है, जिसको देखकर इन सभी की फटनी शुरू हो जाती है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने आसपास की सारी चीजों को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करने वाला है। और अब डियाबो काफी गुस्से में आकर इस वॉल्फ के ऊपर अटैक करता है और ज़ायना उसे बचाने के लिए आगे जा रही होती है, लेकिन डियाबो उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन ज़ायना को बचाने के चक्कर में काय यहाँ पर फंस जाता है और डियाबो काय को कच्चा ही निकल जाता है, जिसको देखकर सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। माय लॉर्ड, ये क्या हुआ? और अब ये सारा कुछ देखने के बाद पोरक को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काय को बचाने के लिए आगे जा रहे होते हैं, लेकिन केचक उनको रोक लेता है कि प्लीज आप आगे मत जाइए, वरना ये आपको भी कंज्यूम कर सकता है। ज़ायना भी ये सारा कुछ देखकर काफी पैनिक हो जाती है और वो ये कहती है कि सच में ये बच्चा काफी कमजोर था और डियाबो ने इसे काफी आराम से मार दिया। ये तो एक नंबर का बेवकूफ था जो कि मारा गया। और अब काय की ऐसी हालत को देखकर वो ये कहती है कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। और फिर हम ज़ायना के वॉल्फ को देखते हैं, जो कि डियाबो की पकड़ से बाहर निकलने की काफी कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन उसने इसे काफी जोरों से पकड़ा होता है और वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। और अब काय डियाबो की बॉडी के अंदर है और वो ये सोचता है कि इसकी बॉडी तो काफी अजीब है और ये अंदर से देखने में ऐसी लग रही है जैसे कि एक गॉड स्टोन हो। और वो ये कहता है कि ये जगह काफी कंजेस्टेड है और मैं यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? और तभी उसे वैली गॉड की आवाज आती है कि तुम डियाबो को जान से मार दो। जिसके बाद काय एक अलग सी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक अजीब सी एनर्जी होती है, जो कि काय को ये कह रही होती है कि तुम्हें डियाबो को जान से मारना है। लेकिन काय को ऐसा लगता है कि वैली गॉड ने उसे फालतू में ही इतनी सारी पावर्स दी हैं, लेकिन वो तो एक नंबर का यूजलेस है और वो इसे जान से नहीं मार सकता और मेरी बस का कुछ भी नहीं है, मैं ये सारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुनो काय, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मेल्ट होना शुरू हो चुका है। अगर तुमने सही टाइम रहते डियाबो को जान से नहीं मारा तो फिर काफी देर हो जाएगी और कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। और अब वैजिन भी ये सारा कुछ देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जल्दी से सारे सिपाहियों को इकट्ठा करो और हम भी लड़ने के लिए तैयार होने वाले हैं। और अगली पल हम ये देखते हैं कि काय की पूरी बॉडी पर एक प्रोटेक्टिव शेल आना शुरू हो जाता है और ये दिखने में एक आर्मर की तरह लग रहा होता है। ये सारे इस बात को देखकर काफी परेशान हो रहे होते हैं कि डियाबो काफी अजीब सी हरकतें कर रहा है, लेकिन अगली पल हम ये देखते हैं कि काय इसकी बॉडी को फाड़ कर अचानक से बाहर निकल जाता है और वो दिखने में पहले से अलग लग रहा होता है, यानी कि उसकी
उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर आर्मर आ चुका है। लेकिन जब काई अपने सामने डियाबो को जिंदा देखता है तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर रुके हुए सारे लोगों को बचाने के लिए और साथ में वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सच में हमारे लॉर्ड कैनाई हैं और यही इनकी ट्रू फॉर्म है। और अब काई डियाबो की बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटना शुरू कर देता है ताकि वो उसके गॉड स्टोन को आराम से ढूंढ पाए। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि डियाबो अपने आसपास खड़े हुए सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और अपने आप को दोबारा से हील कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक काई इसके पास पहुंच जाता है और इसकी बॉडी में अपने हाथ को घुसाकर इसकी बॉडी को पूरी तरह से फाड़ देता है। पर तभी उसकी बॉडी से एक अजीब तरह का छोटा सा क्रिएचर बाहर आता है जो कि दिखने में एक कुत्ते की तरह लग रहा होता है। और जैसे ही ज़ैना को मौका मिलता है वो अपनी स्वॉर्ड को इस क्रिएचर के अंदर घुसा देती है और काई से कहती है कि तुम यहाँ पर जल्दी आओ, तुम ये कर सकते हो। और तभी काई वहाँ पर जाने के बाद इस क्रिएचर की बॉडी के अंदर से गॉड स्टोन को ढूंढने की ट्राई करता है, लेकिन उसे वो गॉड स्टोन यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन देखते ही देखते ये क्रिएचर दोबारा से काफी खतरनाक हो रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर एक काफी तेज तूफान चलना शुरू हो जाता है और इन सभी को ऐसा लगता है कि ये सारे मरने वाले हैं। लेकिन अगली पल हम ये देखते हैं कि काई इस मॉन्स्टर की बॉडी में से उस गॉड स्टोन को बाहर निकालकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा वातावरण एकदम शांत हो चुका होता है और इन सभी को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार अभी क्या हुआ। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि पूरा माहौल शांत हो चुका है। ज़ैना और काई आसमान में एक काफी अजीब चीज को देखते हैं। ज़ैना ये कहती है कि ये चीज क्या है। काई बताता है कि ये एक अलग दुनिया है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। और इस तरफ सैंडोर की बॉडी भी दोबारा से नॉर्मल हो जाती है और वो ये कहता है कि डियाबो कहाँ पर है। ज़ैना उससे कहती है कि डियाबो मारा जा चुका है, लेकिन तुम्हारे क्राइम भी कुछ कम नहीं थे और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। और अब ये सारे उसे लेकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और अब अगली सीन में हम काई को देखते हैं जो कि बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ होता है, यानी कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे डैमी ह्यूमंस और थोड़े से ह्यूमंस भी पार्टी कर रहे होते हैं, जिनकी खुशी को देखकर ये बात तो साफ हो जाती है कि डियाबो मर चुका है। लॉर्ड कैनाई, फाइनली हमने कर दिखाया। और जैसे काई को होश आता है वो ये नोटिस करता है कि इन सारे मंकीज के हेड यानी कि एब्रीडोर दोबारा से खड़े हो सकते हैं और वो ये कहते हैं कि डियाबो मारा जा चुका है और यहाँ की लैंड गॉड की पावर्स दोबारा से वापस आ रही हैं और साथ में मेरी भी। और जब काई बाहर आकर देखता है तो सारे लोग काई को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। एब्रीडोर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए शाम में एक पार्टी का भी इंतजाम किया है। और हाँ यार, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भूख तो लगती है। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काई इन सभी से अलविदा ले रहा होता है और साथ में काई ने ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच में एक काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी एस्टेब्लिश कर ली है, क्योंकि इन सभी के बीच में काफी लंबे टाइम से फाइट्स होती आ रही थी, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी हैं और ये सारा कुछ काई की वजह से हुआ है। लेकिन काई के जाने से पहले ज़ैना उसे अपने पास बुलाती है और वो ये कहती है कि तुमने ही डियाबो को मारने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प की है, तो मैं इसके लिए तुम्हें थैंक्स करना चाहती थी। और साथ ही में मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक मकाको क्वीन हूँ और मैंने अपने वुल्फ को भी फ्री कर दिया है, वो देखो वो फ्री है। और अब ये दोनों एक दूसरे को ही ग्रीट कर रहे होते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। और अब यहीं से हमारा सीन भी शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम काई को देखते हैं जो कि दोबारा से लैग विलेज में आ चुका है और उसकी मुलाकात जोशी से होती है और वो ये कहता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया और अब हमारे विलेज में कभी भी डेमी ह्यूमंस का अटैक नहीं होगा। क्या सच में तुमने ये कर दिखाया? अरे हाँ, मैंने कर दिया। और अब काई जोसे को उसका डैगर दिखाते हुए ये कहता है कि तुमने मुझे ये जो डैगर दिया था इसने मेरी काफी हेल्प की है और तुमने मुझसे जो वर्ड्स कहे थे उसकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले से काफी मैच्योर हो चुके हो। अरे क्या सच में? अरे यार, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल काफी बड़े हो चुके हैं और मुझे एक हेयर कट करवाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वैजिन को जो कि बास्को से बात कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि काई पहले से काफी बदल चुका है? और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से यहाँ पर ओला भी आ जाता है और वो दिखने में एकदम फिट एंड फाइन लग रहा होता है, यानी कि एकदम परफेक्ट। डैड, मैं ये बात जानता हूँ कि अब डेमी ह्यूमंस हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमारे ऊपर काफी सारी दिक्कतें हैं। क्या तुम्हारा मतलब गांडाल के गायब होने से है? और तभी ओला ये कहता है कि जहाँ से गांडाल इंस्पेक्शन के लिए हमारे विलेज में आया था तो उन सभी को हमारे ऊपर शक हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उन सभी को ऐसा लगे कि ये सारा कुछ हम ही ने करवाया है और हमारे ऊपर काफी दिक्कतें भी आ सकती हैं। हाँ, मैं ये जानता हूँ, लेकिन अभी हमें इन सारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी बस तुम ये देखो कि मलोच के सारे बच्चे
बच्चे और हमारा विलेज एकदम सुरक्षित है। लेकिन काई के दोस्त अब भी उसे छेड़ रहे होते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे? तो दोबारा से जिंदा वापस आ गया, कमाल है यार। और फिर हमें आरोवी को दिखाया जाता है जो कि अब भी एल्सा की देखभाल कर रही होती है और वो ये बताती है कि एल्सा की हालत में पहले से काफी सुधार देखा गया है। और तभी काई भी यहाँ पर आ जाता है और वो एल्सा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैठे बैठे ही सो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो आरोवी उसे बताती है कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुम यहाँ की नई गॉड बन चुके हो और ये सारे लोग तुम्हें गॉड मानते हैं। और साथ ही में वो ये भी कहती है कि इंसान और गॉड्स काफी लंबे टाइम से एक साथ रहते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर इंसानों का काम है गॉड्स की पूजा करना और लैंड गॉड्स का काम है इंसानों को बचाना। और तुम भी एक वैली गॉड बन चुके हो। और जब काई यहाँ से बाहर आता है तो वो ये नोटिस करता है कि कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। और सामने ही काई एक लड़की को भी देखता है जो कि काई से कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। और तभी काई को वैली गॉड की आवाज आती है कि तुम सारी की सारी वर्शिप करने वाले लोगों को इकट्ठा करो। और तभी पोरक कहता है कि ये वाली प्रजातियां रहने में काफी शांत हैं, तो तुम इन्हें आराम से अपने साथ रख सकते हो। और भाई इस लड़की ने काई की काफी ज्यादा चापड़ूसी की होती है, तो काई भी इन सभी को रखने के लिए मान जाता है। तो इसी के साथ हमारी इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको ऐसे ही एनिमे वीडियोस देखना पसंद है तो आप जाकर हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एनीसोल।